तो बच्चों आप लोगों के एग्जाम्स पास आने वाले हैं, क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और 24 फरवरी को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है। आई होप आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन तैयारी के साथ साथ हमें ये चीज़ भी समझनी है कि एक पेपर को अटेम्प्ट करने की अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि आपके कुछ डूज हों, कुछ डोंट्स हों, आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो और कम से कम ऐसी सिचुएशन तो ना आए कि आपका पेपर आते हुए भी छूट जाए। वो सबसे गंदी सिचुएशन होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट करनी है, क्या नहीं करनी है और क्या चीज़ कैसे अटेम्प्ट करनी है, उन बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम पेपर और स्पेसिफिकली हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक वीडियो मैथ्स के लिए भी आएगा, क्योंकि मैं मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ाता हूं। मेरा अच्छा खासा अनुभव है 5 से 6 साल का आप लोगों की टेस्ट कॉपीज चेक करने का, और बच्चों के बाद बोर्ड के जो एग्जाम वो देख के आते हैं उनसे पूछने का कि वो उन्होंने क्या किया है और उनके रिजल्ट्स में उनका कितना परसेंटेज जो उन्होंने सोचा था उतना बैठा है और कितने नंबर वो कटवा के आए हैं। ये करने के बाद हमने कई बार कॉपीज भी मंगवाई हैं बोर्ड से देखने के लिए कि भाई आपके एक्चुअल में नंबर कहाँ कटे हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल कंबाइन करके इस वीडियो में लेके आया हूँ कि आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। तो सबसे मैं पहली स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ बच्चों। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या होती है, अटेम्प्ट राइटिंग सेक्शन फर्स्ट। ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। स्टिक टू दिस ऑर्डर, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ भाई। राइटिंग सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करो, 50 से 55 मिनट में हो जाना चाहिए। ग्रामर तुम्हारे होती नहीं है। सेकंड पे होता है लिटरेचर, ये 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दोनों में कंबाइंड मिला के अगर 2 घंटे से ऊपर गए तो आपका पेपर छूटेगा, क्योंकि रीडिंग सेक्शन जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा टाइम खा जाएगा। इसके आधे से ज्यादा पैसेज तो समझ में ही नहीं आ रहे होते कि भाई ये किस बारे में है। ऊपर से तुम लोगों का अगर ये सेक्शन भी बचा हुआ है तो फिर तो रीडिंग सेक्शन में तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और पेपर छूटेगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है अपने को कि राइटिंग सेक्शन सबसे पहले करो, क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स आप घर से पढ़ के आते हो, दिमाग कुछ करना नहीं है, वहीं ऑन द स्पॉट सोचना है तो आप काम कर जाओगे। लिटरेचर क्योंकि हम पूरा पढ़ के आए हैं तो लिखना आसान होता है। रीडिंग सेक्शन में कोई आइडिया नहीं है कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे पैसेज आएंगे, तो उसको हमेशा लास्ट के लिए छोड़ो। स्टिक टू दिस ऑर्डर, पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हो जाएगा, पर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी जो सबसे ज्यादा फॉलो करनी है और आप टेस्ट में नहीं करते हो, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। देयर इज अ रीजन देयर इज अ वर्ड लिमिट। आफ्टर एवरी क्वेश्चन के 30 से 40 लिखने हैं, 60 से 70 वर्ड्स लिखने हैं, प्लस माइनस 10% चलता है, उससे ज्यादा मत करो। बच्चे अननेसेसरीली 80 वर्ड के क्वेश्चन में 150 वर्ड लिख के आ रहे हैं। मैंने देखे हैं कॉपियों के अंदर 120 वर्ड्स लिख के आ रहे हैं। भाई क्यों लिख के आ रहे हो? तुम्हें नंबर मिलेंगे उस चीज के, उल्टा कटते हैं। बी ऑन पॉइंट एंड राइट रेलिवेंट थिंग्स। क्योंकि बच्चों सब्जी तो उतनी सी ही है ना, पनीर उतना सही है, उसमें तुम ग्रेवी डाल डाल के, पानी डाल डाल के कितना ही फैला दो, वो खाने लायक फिर बचती नहीं है। सीधी सी बात है। आप पनीर के पीसेस ढूंढ रहे होते हैं, आपका कंटेंट पनीर के पीस के तरह ये टीचर भी सर्च कर रहा होता है कि भाई जो सवाल में पूछा है वो लिखा है नहीं लिखा। आप बातों को घुमा घुमा के मिर्ची मसाला डाल के सब्जी को बढ़ाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। स्टेटमेंट पे रहो, स्टिक टू द पॉइंट। वो सवाल अगर 40 वर्ड में होना है तो 40 वर्ड में ही होगा। ठीक है, एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं, उसने क्वेश्चन सेट किया इस तरह का, है ना। उसको पता है इसमें क्या क्या बातें लिखनी है, उन क्वालिटीज को हेल्पिंग वर्ब की मदद से सेंटेंस फॉर्म करके लिखना होता है। दैट्स इट। फोकट के अपने पॉइंट उस पर मत डाला करो, रेलिवेंट चीजें लिखा करो। नंबर कटते हैं, मैं भी काटता हूँ, बोर्ड में भी करते हैं, सीधी सी बात है। तुम उससे एक्स्ट्रा कॉपी चेक करवाओगे वो नंबर काटेगा। 100 वर्ड का क्वेश्चन है, 110 तक चलता है, 115 तक भी चलता है अगर अच्छा लिखा है तो। तुम 150 वर्ड पेल के आ रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा, सेंस नहीं है। तो रेलिवेंट रहना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। राइटिंग सेक्शन में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 50 वर्ड्स में नोटिस लिखना तो लिखो। 5 चीजें आती हैं, क्या बारे में है वो टॉपिक में लिखा जाता है, कब आना है, कितनी बजे आना है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, बाकी लिखना होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन। सिंपल। तो 50 शब्दों में आप लिखते हो ना, एड्स लिखते हो, 50 शब्दों में आपके क्लासिफाइड एड्स है, फॉर्मल इन्विटेशन है, नोटिस है, वैसा ही अपने को यहाँ पर भी करना है। हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट के बराबर ही अपने को चीजें लिखनी है। प्लस माइनस 10% चलेगा। ये थंब रूल मैंने आपको छोटे एग्जाम्स में भी दिया है, आपके मैथ्स के एग्जाम में भी दूंगा। 80 नंबर का पेपर होता है तो इंटू 2 कर लो। 160 मिनट में आपका पेपर, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में पेपर हो जाना चाहिए। 20 मिनट आपके पास पैर बचने चाहिए। किस चीज के लिए? बीच में वो आपको दस्तखत कराने आ जाते हैं कि अपनी कॉपी का नंबर लिखो, रोल नंबर लिखो, साइन करो, फलाना लिखाना, उस पर आपका टाइम जाएगा। हो सकता है कि आपकी कुछ चीजें आपको काट के दोबारा से अटेम्प्ट करनी पड़े, रीट्राई करने पड़े, उसके लिए भी टाइम चाहिए। थंब रूल क्या कहता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन इंटू 2 कर लो, उतना आपको टाइम अलॉट करना है मैक्सिमम मिनट्स में। तो 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए 6 मिनट, ये मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो फंसोगे, पेपर छूटेगा। ध्यान रखना। मैथ्स के पेपर में भी मैंने आपको यही रूल बताया है और मैं यही रूल बताऊंगा आगे भी एग्जाम्स में। 80 नंबर का पेपर है तो आप देख सकते हो
उस हिसाब से आपको टाइम लेके चलना है। घड़ी पहन के जाओ, अगर अलाउड नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी मिलेगी आपको, उसको देख के काम करना कि कितना आपको टाइम लग रहा है, राइट। ये थंब रूल है, इसको फॉलो करना है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि अननेसेसरी कटिंग करने से बचें। कटिंग और ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं, मैं भी काटता हूँ, बोर्ड में भी कटते हैं। अब आपको सोचो 4 लाइन का आपका आंसर है, लंबी होती है ना बोर्ड की कॉपी, 4 लाइन में इजीली 30 से 40 वर्ड आ जाते हैं। अब 40 वर्ड के आंसर में आपने 2 जगह 3-4 जगह से काट रखा मान लो। अब आपने चाहे कितना ही स्ट्रेट लाइन से काट रखो, आपने कचरे में नहीं काट रखा, बट ये कितना भद्दा लग रहा है। 40 शब्दों में आपने 4 से 5 शब्द काट रखे हैं। तो भाई ऐसा काम ना कर किया, अगर तुम्हारा आंसर बैठ चुका है कि भाई हाँ अब तो आंसर पूरा हो गया, तो इसको पूरे को काट के फिर आंसर लिख लो, जिसमें आपको तो कटिंग करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो बन गया आपका, है ना। बनाते वक्त ही तो काट रहे थे, वो कर लो, सवाल को ही पूरा काट के दोबारा कर लो, ज्यादा सेंस बनेगा। लेकिन कटिंग मत करना, ओवर राइटिंग मत करना, वरना नंबर कटेंगे। पेपर को क्लीन रखना है। अगला पॉइंट क्या है सर, आपके फॉर्मेट और सॉल्यूशन सही होने चाहिए। फॉर्मेट आप घर से पढ़ के आते हो, लेकिन जैसे नोटिस लिखना है तो बच्चे नोटिस में NO ऐसे लिख के आ जाते हैं, गलत, पूरा कैपिटल में आता है। तो ये चीज़ भी फॉर्मेट में आती है। डेट लिखने के तरीके अपने को नहीं आते, जैसे मान लो 26 मई है तो या तो 26 मई 2000 आप 23 लिखो, या फिर 26/05 2022, है ना। या फिर आपको अगर 26 मई कॉमा 2022 या 2023 जिसमें भी आप एग्जाम दे रहे हो, डेट लिखने का भी फॉर्मेट होता है, ये भी फॉर्मेट की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज सैल्यूटेशन, तुम लेटर टू द एडिटर में योर्स लविंगली लिख के आ रहे हो लास्ट में, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई, योर्स लविंगली है। प्रिंसिपल को लेटर लिखना योर्स लविंगली, भाई ट्रूली लिख लो, ओबीडियंटली लिख लो, फेथफुली लिख लो। सैल्यूटेशंस पढ़ के जाना। ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, गोल्डन गाइड आती है, बहुत सारी किताबें अरिहंत की है, ओसवाल की है, कोई भी बुक उठा लो, नेट पे देख लो यार, सैल्यूटेशन टेबल मिल जाएगी। यूट्यूब पे बैठे बतेरे लोग बैठे हैं जिन्होंने डाल रखा, मुझे टाइम नहीं मिला इस साल, वरना मैं भी डालता पूरा का पूरा कि सैल्यूटेशन टेबल क्या होती है, उसके हिसाब से ही सैल्यूटेशन लिख के आना, वरना आपका पेपर गलत होगा। ठीक है, आप गलती करके आओगे, ये कार्यक्रम मत करना। लेटर टू द एडिटर में योर्स लविंगली, मैं डेस्क कॉपी में देखता हूँ, लिखता हूँ, वो गलतियाँ बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये भाई, अगेन मैं चिल्ला के क्लास में कितना ही कर लूँ, जिनको गलती करनी हो करके ही आ रहे होते हैं। 3 ही चीज़ें आपके सिलेबस में है जिनमें, मैंने कहा 3 ही, मैं कह रहा हूँ यही वो 3 है जिसमें बॉक्स बनता है। नोटिस, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और आपका फॉर्मल इन्विटेशन। पोस्टर में भी पहले बॉक्स बना करता था, बट मुझे नहीं पता पोस्टर मेकिंग का क्या सीन रहता है कि मैं किसी को अटेम्प्ट करने के लिए बोलता भी नहीं हूँ वो चीज़। जब भी चॉइस आए ऑलवेज गो विद नोटिस। नोटिस आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। नोटिस नहीं आता तो एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशन भी आपकी लास्ट प्रायोरिटी पे रखना। इसमें सोचने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप नोटिस बनाओगे तो बॉक्स ऐसे बनेगा बच्चों, पेंसिल से बनेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं भी छोड़ना चाहो तो यहाँ कंपलसरी नहीं है। कैपिटल में नोटिस, फिर डेट, फिर आपका टॉपिक फलाना निकालना, कॉन्टेक्ट टू अंडरसाइन, उसके बाद लास्ट लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के फिर बॉक्स को आप क्लोज करोगे पेंसिल से। ये ध्यान रखना, एडवर्टीजमेंट में भी यही करना है और फॉर्मल इन्विटेशन में भी यही करना है, ठीक है। फॉर्मेट में चीज़ें याद रखने की भी ट्रिक बनाओ अपनी। जैसे सर नोटिस के बाद डेट आती है, कैसे याद रखूँ? मैंने कहा रियल लाइफ में सोचो, तुम्हें कोई नोटिस दिख रहा है अपनी सोसाइटी में, तुम सबसे पहले क्या पढ़ोगे? तुम्हें कोई अखबार दिया मैंने कि भाई अखबार में इतनी इंपॉर्टेंट खबर है, अर्जेंट लिखा हुआ है, तुम सबको छोड़ के पहले अखबार की डेट पढ़ोगे। अब वो 2.5 साल पुराना अखबार है, तो 2.5 साल पुराना जो अर्जेंसी था हो गया खत्म। नोटिस में लिखा हुआ अर्जेंटली सोसाइटी के मेंबर्स ध्यान दें, तुमने जाके पढ़ा रहे 2 फरवरी का भी मार्च चल रहा है, मई चल रहा है, होगी फिर अर्जेंसी खत्म। आया तो आप नोटिस के बाद डेट ही पहले पढ़ते हो, तो फॉर्मेट में भी वही पहले लिखोगे। ऐसे याद रखने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाया करो हर चीज़ के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, यूट्यूब से इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आप या ट्विटर से, जहाँ से भी आप कोटेशंस में से इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, आई रिस्पेक्ट दैट, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे लोगों की। अब अगर आप वहाँ से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, शब्द उठा रहे हो, पर बच्चों फैंसी वर्ड्स आप उठा तो लेते हो, उनका यूज नहीं उठाते हो। यू पिक अप वर्ड्स बट विदाउट देयर यूज। जैसे पार्शल हो गया, पार्शल इज अ वेरी कॉमन वर्ड, पक्षपात कर रहे हो सर आप, यू आर बीइंग पार्शल टूवर्ड्स हिम। पार्शल के साथ टू लगता है ना, डायरेक्शनल वर्ड है, किसी की तरफ मेरा झुकाव होता है। तो शब्द तो उठा लिया, आप पार्शलिटी कर रहे हो, फिर आप लास्ट में ये बोलने लग जाते हो आप तो पार्शल हो सर, है ना यार, यू आर बीइंग पार्शल टुवर्ड्स हिम, या हर जो भी चीज़ होती है ऐसे बोलो ना। तो शब्द तो उठा लेते, यूज नहीं उठाते, उसका पिन नंबर कटा के आते हो। फैंसी वर्ड के चक्कर में मत पड़ो, मैं जानता हूँ वोकैबुलरी आप इंप्रूव करो, आई रिस्पेक्ट दैट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पर शब्द उठाओ तो यूज भी उठाओ। थोड़ी सी मेहनत करो गूगल पे जाके, भाई हमने ये शब्द कोटेशन में से उठाया, कैसे यूज करते हैं, यूज ऑफ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस डालो, गूगल बहुत सारे एग्जाम्पल दे देगा, बतेरे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ऐसा करने की बजाय यूज क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज, सादे शब्दों में लिख लो, कोई फैंसी वोकैबुलरी नहीं लिखनी, मत लिखो। आपका पॉइंट समझाना होता है आपको एक वर्ड लिमिट के अंदर, वो तभी समझा पाओगे जब आप सीधे शब्दों का इस्तेमाल करोगे। मैं यहाँ पर एक अच्छे खासे शशि थरूर टाइप के वर्ड्स फेंक दूं, वैसे मैं फेंक नहीं सकता, बट स्टिल मैं फेंकने लग जाऊँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
तुमने कहा सर हिंदी में बोल लो, इज्जत से, अंग्रेजी भी पेलनी है तो ऐसी पेलो ना जो हमें समझ में आए। तुम भी यही बोलोगे। मैं यहाँ पर ऑडिटेड वर्ड्स लिख दूं, मैंने कितने क्लियर सेंटेंस लिखे देख लो तुम। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैंसी वर्ड्स कॉमा यूज क्लियर एंड क्रिस्प लैंग्वेज सो एज टू एक्सप्लेन अ पॉइंट विद इन अ वर्ड लिमिट। मैंने कोई फैंसी वर्ड लिखा क्या? मैं चाहूँ तो एक्सप्लेन के भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, लिख सकता हूँ भारी बनने के लिए। ऐसा नहीं होता यार, तुम्हें समझ, मुझे पॉइंट समझाना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। मुझे अपनी वो नहीं दिखानी प्रोफिशिएंसी, जो कि मैं हूँ भी नहीं। क्या मतलब आ रहा है? यूज प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉमा के लिए। कॉमा को तो तुम ऐसे खाते हो जैसे घर से बिल्कुल अपन भूखे ही आए हैं, ठीक है, अपन खाना खा के ही नहीं आए हैं। कॉमा को तो बहुत भयंकर तरीके से खाते हो। पहली दिक्कत तो ये, कॉमा कहाँ पर यूज होता है? जहां पर आपको एक स्मॉल पोज लेना हो, जैसे देयरफॉर कॉमा वी कैन से दैट, हैंड्स कॉमा द आंसर इज दिस। तो बच्चों आप देखो कॉमा, है ना, समझ रहे हो, जहां पॉज लेना हो। फुल स्टॉप कहाँ लगता है? जब फाइनल पॉज आ गया हो, उसमें भी एक दिक्कत है। फुल स्टॉप लगा देते हो कंटिन्यूशन में तो जस्ट बात, पहली बात तो डॉट दिखता ही नहीं, तो डार्क लगाया करो। अगली बात, फुल स्टॉप लगते ही अगले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। हमें मतलब ही नहीं इस रूल से है, कंटिन्यूशन में चल रहा है पूरा मामला, फुल स्टॉप भी लगाए जा रहे हैं, स्मॉल लेटर में लोअर केस में चल रहा है सब कुछ। भाई थोड़ी सी इज्जत है ना। फुल स्टॉप के बाद शब्द का पहला जो वर्ड है वो अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होना चाहिए ना, ये ध्यान रख लो। पंक्चुएशन मार्क्स है, बेसिक चीज़ है। इसके बाद का क्या गलती है? इसके बाद की स्ट्रैटेजी बताओ। मैंने कहा ये बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी है, 10th वालों को भी बताई थी, तुम्हें भी बता रहा हूँ, मैंने भी फॉलो करी थी, काम आती है, ठीक है। पैसेज कभी नहीं पढ़ना चाहती। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा नहीं पढ़ना। मैं तुम्हें महाराणा प्रताप की जीवनी सुनाऊं, है ना? तो महाराणा प्रताप जी ने जी अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, बहुत सारे युद्ध जीते, ठीक है। मैंने उनकी जीवनी बताई, उनके पिताजी उदय सिंह जी थे, उन्होंने उदयपुर की स्थापना करी, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। फिर मैं तुमसे सवाल पूछा उसके ऊपर। अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बताओ उनके भाले का वजन कितना था? तुमने कहा ये तो हमने याद ही नहीं रखा, आपने बोला था, ऐसे सुन लिया हमने। कौन से ईयर में उन्होंने उदयपुर की स्थापना करी? मैं तुमसे बेसिक सवाल पूछूंगा ना, हल्दी घाटी में क्या हुआ, उनकी जीवनी तुम लिख दोगे, पर तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि तुमको पता ही नहीं था कि इस कहानी में मैं क्वेश्चन कैसे पूछने वाला हूँ। इसलिए तो कहते हैं नेचर ऑफ एग्जाम समझो, पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाओ, सैंपल पेपर लगाओ, गेस्ट पेपर्स लगाओ, उससे दिख जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस जगह से पूछे जाएंगे, तो तुम थ्योरी को उसी हिसाब से पढ़ोगे। सेम चीज यहाँ पर भी है। पैसेज मत पढ़ो, पहले जाते ही 1 या 1.5 मिनट में सारे क्वेश्चंस देख लो। क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा पैसेज किस बारे में है, और 4-5 क्वेश्चन दिमाग में बैठ भी आएंगे। फिर पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पता है पैसेज किस बारे में है, पढ़ते पढ़ते 4-5 क्वेश्चंस के आंसर ऐसे ही मिल जाएंगे। उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि व्हाट द पैसेज कन्वेज, वो नहीं मिलेगा, वो तुम्हें अपने शब्दों से बना के लिखना है। तो ऐसे शब्द तो वैसे भी मिलने वाले हैं, पर जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन देख लोगे तो पैसेज अपने आप समझ में आ जाएगा। पैसेज पढ़ते समय तो मैं क्वेश्चंस के आंसर अपने आप मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो प्ले स्मार्टली, है ना। देखो वी आर स्मार्ट पीपल, प्ले स्मार्टली, तो ध्यान रखना है वी आर स्मार्ट बॉयज एंड स्मार्ट गर्ल्स, सीधी सी बात है। नो ऑफेंस दोनों में से किसी को भी, जो भी स्मार्ट हो अपनी स्मार्टनेस दिखाओ। एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कड़वा ट्रुथ है, सुन लो, पहली ही लाइन में लिख रहा हूं, पेपर हैज बीन, सुनना, एंड विल ऑलवेज बी लेंदी। ये रोना मत रोया करो घर पे आके, तुम यूट्यूब पे भी रो रहे होते हो, फिर पेपर के बाद एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाते हैं लोग माइक लेकर, हाँ भाई दिखाओ, तुम रोने लग जाते हो कि भाई माइक अब तो बोलेंगे हम। मत रो, पेपर हमेशा से लेंदी है। तुम गैस पेपर उठा के देख लो ना। प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने को कभी कांच में देखा ही नहीं है, तुम कभी अपने एक पेपर तुमने लगाया ही नहीं है घर पे, तो तुम्हें पता पड़े कि 3 घंटे में पेपर होता ही नहीं है तुमसे, घर पे भी नहीं हो रहा, तो तुम प्रैक्टिस भी करो। मुद्दा तो यही है ना, हम तो चिल्लाते रह जाते हैं कि भाई सैंपल पेपर ले लो, बच्चे नहीं खरीदते, मैं तो खुद कह देता हूँ कि भाई मैंने बुक खरीद ली, मैं जेरॉक्स करा के दे देता हूँ पेपर्स के। तुम नेट पे निकाल लो, सीबीएसई गाइड जाने कितनी सारी बतेरी वेबसाइट्स है यार, जो सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करवाती हैं या प्रोवाइड करवाती है, सोल्यूशन भी दिलवा रही है बेचारी यार। बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं ले लूँगा, बस सबके पास है, फ्री रिसोर्सेज है, करते ही नहीं हम। तो पेपर हमेशा से था, आगे भी लेंदी ही रहेगा। प्लीज मैनेज योर टाइम in a way that at least you don't leave any question which you could answer। जो आप आंसर कर सकते थे उस क्वेश्चन को आप ना छोड़ के आओ। घर पे आके ये बोलना कि आता हुआ पेपर छोड़ गया, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा बोलते पेपर ही नहीं आया, मान लिया, आता हुआ पेपर कैसे छोड़ गया भाई तेरा यार, है? तो ये तो थोड़ा गुस्से वाली बात होती है बच्चों। तो यही वो पॉइंट्स है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जो सबसे काम की बात है कि हमारी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना, और अगर इन स्ट्रैटेजीज से आपका थोड़ा भी फायदा हुआ है, वीडियो यहाँ तक देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वो आपके लिए फ्री है, बट इट
हेल्प्स अस अ लॉट, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखाएं, डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। कोई कंपटीशन वाली भावना तो है नहीं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, बोर्ड का पेपर है, सब लोग अच्छा करेंगे तो ओवरऑल जो क्वालिटी है, जिन कॉपीज़ में आप आंसर लिख रहे हो वो बढ़ती है, तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होती है। यही हमारा एम भी होता है कि अगर सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तो सब लोगों की वजह से क्वालिटी इंप्रूव होती है। बाहर का बंदा ये बोल सकता है भाई भारत में देखो हर कॉपी बच्चा कितना तरीके से लिखता है, तो आप हर छोटी से छोटी डिटेल पे काम करें। परफेक्शन इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, इसको फॉलो करें, धीरे धीरे परफेक्ट होते जाओगे। मैं भी धीरे धीरे हुआ हूँ, इनमें से कुछ चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, कुछ में मैं गलतियाँ करके आया था। मैंने रीडिंग सेक्शन को बहुत हल्के में लिया, मैं 1995 स्कोर करने की सोच रहा था, इंग्लिश में 95 के आसपास की उम्मीद थी, आई गॉट आई थिंक 76-77 के आसपास ये नंबर आए थे। इतना बड़ा झटका लगा था पेपर में। 17 से 18 नंबर का गैप आना भाई हाथ पाँव होते हैं, ठीक है। 18 नंबर बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। फिर मैं जब एनालिसिस किया तो मुझे फील हुआ कि रीडिंग सेक्शन में नंबर उड़वाए हैं मैंने, नोट मेकिंग समरी राइटिंग तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था, इतना इग्नोरेंट था मैं। मैंने इंग्लिश की कोचिंग लगाई थी, सर ने कहा था आप ये चीज़ें देखना, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लिटरेचर और मैं राइटिंग सेक्शन अच्छे से करके आई नेल्ड इट। मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हुआ था, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया था 1 नंबर का, 99 का मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर, ठीक है। आई गॉट 77-78, मुझे ढंग से याद नहीं है, यही होगा। तो 18 से 20 नंबर का डिफरेंस आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बच्चों इग्नोरेंस में नहीं जीना है अपने को। देखो यार 15 मिनट की वीडियो से अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी समझ में आती है, कुछ गलतियां समझ में आती है तो सीखो ना उससे। हमारे टाइम पे नहीं थी इतनी चीज़ें, है ना। 8 से 9-10 साल पहले यूट्यूब इतना नहीं चलता था, नेट भी नहीं हुआ करता था, साफ बात है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो में जो भी आपको फ़ायदा मिला हो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दिखाओ। हम मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।